चलो कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं अपन। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। देखो जो लाइट है ये ऑप्टिक्स है, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और बड़े सरल सरल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अपन हर तरह के करेंगे, सरल भी करेंगे, कठिन भी करेंगे, मीडियम क्वेश्चन भी करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश की, आखिर ऑप्टिक्स होती क्या है? फिजिक्स की ऐसी कौन सी शाखा जिसको हम ऑप्टिक्स बोलें, या फिजिक्स में कौन सी शाखा जिसको हम प्रकाशिकी बोलें? तो प्रकाशिकी की परिभाषा ये होती है कि जहां पर हम प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं, लाइट फिनोमिनन की स्टडी करते हैं, प्रकाश की घटनाओं का। प्रकाश की घटनाएं कौन सी? जैसे परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त करना हो रहा है, वॉइस रिटर्न हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, ये मेरे ख्याल से 1 मिनट भी चेक करता हूं। रिटर्न तो नहीं होना चाहिए। देखो जरा, वॉइस रिटर्न हो रही है क्या? एक गूंज रही होगी ना? हाँ, तो 1-2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुको, फिर मैं इसको सही करता हूँ। मैं तो यहीं आ गया। बच्चे पूछ रहे हैं सर कहाँ गए। चलो अब देखो, अब तो नहीं हो रहा होगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की ऑप्टिक्स, इसकी परिभाषा चल रही थी, ठीक है, अब नहीं आ रही होगी। देखो इसमें प्रकाश की में क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम कुछ प्रकाशिकीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकाश की घटनाएं कौन सी होती हैं? जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना है, ठीक है, और भी कई घटनाएं जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, वो सभी की सभी क्या होती हैं? प्रकाशिकी के अंतर्गत आती। अब इसमें आखिर बात होती है कि लाइट क्या है, प्रकाश है क्या? तो सिंपल बात है, बहुत सारे जो रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, उनमें से जो तरंगदैर्घ्य के विकिरण हमें दिखाई देते हैं उनको हम कहते हैं प्रकाश की, उनको कहते हैं प्रकाश। जैसे कौन कौन से तरंगदैर्घ्य के हमें दिखाई देते हैं? 3800 से लगा करके 7800 तक के दिखाई देते हैं, तो ये इस रेंज में आ जाएंगे, प्रकाश की रेंज में आ जाएंगे। तो ऐसे विद्युत चुंबकीय विकिरण जिनकी तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट करके और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है, ये जिन तरंगदैर्घ्य की परास होती है, जिन विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो परास है, उसको कहते हैं हम प्रकाश। तो ये लाइट की कैटेगरी में आते हैं या प्रकाश की कैटेगरी में आते हैं। अब बात उठती है कि आखिर जो लाइट है उसको चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है? तो हम सब जानते हैं कि लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, तो उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती हैं, लेकिन कई तरंगें ऐसी हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो फिर यांत्रिक तरंगें होती हैं, जो कि अपन 11th वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, मैकेनिकल वेव्स जिनको हम कहते हैं। इनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब ये भी हमें पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सरल, ये सब बेसिक चीजें बता रहा हूं। अभी जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है लाइट, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रकाश कैसे चलता है? सरल रेखा में चलता है, ठीक है। अब जब प्रकाश सरल रेखा में चलता है तो इसके पथ की दिशा, जिस पथ पर यह चलता है, पथ की दिशा को कहते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, जिस पथ पर यह चलता है वो होती है प्रकाश किरण, ठीक है। और एक होता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? लाइट बीम किसको कहते हैं? एक होती है सर प्रकाश किरण और एक होता है प्रकाश पुंज। तो बहुत सारी किरणों का जो समूह होता है उसको कहते हैं प्रकाश पुंज, या बहुत सारी किरणों का जो बंडल है, उस बंडल को हम कहते हैं प्रकाश पुंज। बहुत सारी प्रकाश किरणों का समूह, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं, या लाइट बीम कहते हैं। लाइट बीम, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो बार बार हम लाइट के चैप्टर में हर रोज लगभग यूज करेंगे। तो आपको समझ आना चाहिए कि जब मैं लाइट बीम बोल रहा हूं, प्रकाश पुंज बोल रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है। जब मैं अकेली प्रकाश किरण बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। प्रकाश किरण का मतलब है प्रकाश जिस सरल रेखा में गति करता है, जिस पथ पर गति करता है, उस पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। और जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो यह भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि प्रकाश या लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और जो हमें दिखाई देती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें तो कई तरंगदैर्घ्य की होती हैं, लेकिन उनमें से जो छोटा सा क्षेत्र ऐसा है या छोटी सी रेंज ऐसी है जिस रेंज की विद्युत चुंबकीय तरंगें हमें दिखाई भी पड़ती हैं, वो प्रकाश में आती हैं, और वो होती हैं 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ये लाल रंग की होती है और ये बैंगनी रंग की होती है, बाकी इनके बीच में आती है। तो ये प्रकाश पुंज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि ऑप्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश की पढ़ रहे हैं, उसके कितने पार्ट हैं। तो जो प्रकाशिकी है या ऑप्टिक्स है,
उसका अध्ययन 3 पार्ट में होता है। एक होता है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी कहते हैं जिसको हम, किरण प्रकाशिकी, ठीक है। और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे, और इसको कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। और एक क्वांटम ऑप्टिक्स भी होती है, क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स में आती है क्वांटम ऑप्टिक्स, वो अभी हमें हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वांटम ऑप्टिक्स या क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो हम अभी केवल रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बारे में ही ज्यादातर बात करेंगे। तो टोटल अगर देखें तो दोनों ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में 4 और 2 6 क्वेश्चन का वेटेज है। मैक्सिमम 6, मिनिमम 5, 5 तो आने ही है, और कभी कभी 6 आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं वेव ऑप्टिक्स से और 4 या 3 आते हैं रे ऑप्टिक्स से। इस तरीके से 5 क्वेश्चन का वेटेज है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सरल चैप्टर है। सिंपल सिंपल, ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा आपको ज्यामिति आती हो, ज्यामिति भी कौन सी, वो 6वें 7वें की ज्यामिति आती हो, बस उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। 6वें 7वें की ज्यामिति नहीं आती तो फिर समस्या आ सकती। अब इसके बाद देखते हैं हम कि रे ऑप्टिक्स में आखिर किस तरह का अध्ययन करते हैं और क्या क्या हमें अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती हैं। तो रे ऑप्टिक्स में यानी किरण प्रकाशिकी में एक तो चाहिए ये सब लाइट रेज, प्रकाश किरणें चाहिए, और दूसरा जिनसे टकराएं वो ऑब्स्टेकल चाहिए, वो अवरोध चाहिए। तो टकराने पर या तो परावर्तन होगा, या अंदर अवशोषण होगा, या कोई अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है, तो उसके अंदर से लाइट चली जाएगी, उसको ट्रांसमिशन कहेंगे। तो ये चीजें हो सकती हैं, या विवर्तन हो सकता है, ध्रुवीकरण हो सकता है, ये सब चीजें होती हैं। तो इन सब के लिए कोई अवरोध चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल चाहिए। तो अगर अवरोध का आकार इन प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों से बहुत बहुत ज्यादा है, तो इस तरह का अध्ययन ये किरण प्रकाशिकी में आता है। तो किरण प्रकाशिकी में जो अवरोध का आकार है वो क्या होगा, अवरोध का आकार प्रकाश किरणों की तरंग दैर्ध्यों से अत्यधिक आकार का होगा या अत्यधिक ज्यादा का होगा। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में जो अवरोध होते हैं उनका आकार जो प्रकाश है या तरंग है उसी की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वेव ऑप्टिक्स मान्य नहीं होगी वहां, ठीक है। तो ये 2 चीजें इसमें चाहे तो लिख लें, थोड़ा सा मैं भी आपको लिखवा देता हूं। ये सब बेसिक चीजें लिखते चलो, ये बेसिक कई बार भूल जाते हैं। पूरी फिजिक्स, पूरी ऑप्टिक्स पढ़ ली, पता चला जो है, बताओ क्वेश्चन ये आ गया कि पथ क्या है, प्रकाश पथ होता है। अब ऊपर पंखे गिर रहे हैं, प्रकाश पथ क्या होता है ये तो बता ही नहीं था, है ना। या प्रकाश पुंज क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए। एक प्रकाश किरण को प्रकाश पुंज कहते हैं, कई प्रकाश किरणों को प्रकाश पुंज कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे दे दिए। तो ये बेसिक चीजें भी अपने को याद होना चाहिए। या सिंपल सा ये दे दिया कि जो प्रकाश की है उसके 2 भाग हैं, तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की में अवरोध का आकार कैसा होना चाहिए, तो किरण प्रकाश की में अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत अधिक होना चाहिए, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स में दोनों का आकार एक जैसा होना चाहिए, यानी जिस तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, प्रकाश तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, उसी आकार का लगभग अवरोध भी होना चाहिए, तभी वेव ऑप्टिक्स मान्य होती। तो यहां मैं लिखवा देता हूं, आपको लिख लो यहां पर किरण प्रकाशिकी में अवरोध का आकार प्रकाश तरंग दैर्ध्य से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में
अवरोध यानी कि ऑब्स्टेकल, अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की ही कोटि का होता है, की कोटि का होता है। क्लियर हुई बात? बोलो। अब जो हमारी आंखें होती हैं वो ये जो 3800 से 7800 के बीच में कौन सी ऐसी तरंगदैर्घ्य है, कौन सा ऐसा रंग है जिसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है? तो हमारी आंखें हाईली सेंसिटिव होती हैं 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए, जो येलोइश ग्रीन टाइप का होता है। कंप्लीट ग्रीन भी नहीं होता, कंप्लीट येलो भी नहीं होता, बीच का होता है। तो ये भी लिख लें। इसलिए डॉक्टर लोग जो है कई बार पर्दा जो लगाते हैं ना आसपास, डॉक्टर्स के यहाँ जाओ, पर्दा कर्टेन लगाते हैं तो येलोइश ग्रीन पर्दा ही लगाते हैं, जिससे कि वहाँ पर व्यक्ति को जाने में सुकून महसूस हो, उसकी आंखें ज़्यादा स्ट्रेस ना करें। येलोइश ग्रीन तो लिख लें। मनुष्य की आंखें येलोइश ग्रीन कलर के लिए, येलोइश ग्रीन यानी येलो ग्रीन का मिक्सचर के लिए ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5550 एंगस्ट्रॉम, या इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 555 नैनोमीटर। पाँच या 5550 के आसपास की तरंगदैर्घ्य होती है। 5500 या 5550 के आसपास की तरंगदैर्घ्य है, या नैनोमीटर में 555 नैनोमीटर की बात कर सकते। ठीक है, चलिए ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई। जब प्रकाश किरणें किसी सतह पर आपतित होती हैं या टकराती हैं, तो टकराने के बाद अगर उसी माध्यम में वापस आ जाएं तो इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ये कोई भी शीट है, मान लो ग्लास शीट है, इस पर प्रकाश किरणें आई, इस सतह पर टकराई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस हो गई, इसको कहते हैं परावर्तन। उस माध्यम के अंदर चली गई, इसको कहते हैं अपवर्तन। और इस पूरी शीट को पार कर गई तो फिर इसको कहते हैं ट्रांसमिशन, पारगमन। तो तीन बातें होती हैं, एक होता है परावर्तन, एक होता है, और तीन के चार होती हैं, एक होता है, बोलो, परावर्तन, दूसरा होता है अपवर्तन, तीसरा होता है पारगमन, और चौथा होता है अवशोषण। चारों बातों को लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो। प्रकाश किरणें किसी सतह पर गिरी, गिरने के बाद उसी माध्यम में वापस आ गई, तो मान लो कुछ पार्ट वापस आ रहा है तो हम कहेंगे उस भाग का परावर्तन हो रहा है। उसका कुछ भाग अंदर चला गया तो माध्यम चेंज हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रकाश किरणें गई। तो जब किसी सतह से माध्यम चेंज होता है तो फिर उसको कहते हैं अपवर्तन। और माध्यम चेंज हो जाए, इसके अंदर ऐसा कुछ अवशोषण माध्यम है कि वो कुछ प्रकाश किरणों को या कुछ प्रकाश को, कुछ % प्रकाश को अवशोषित कर ले, तो उसका अवशोषण हो जाएगा। उसके बाद यहां पर भी क्या हो रहा है? अपवर्तन ही हो रहा है, क्योंकि एक माध्यम कांच है मान लो, और उसके नीचे फिर से हवा आ गई, तो कांच से हवा में प्रकाश किरण जा रही है, तो यहां भी अपवर्तन हुआ। तो यहां दो बार अपवर्तन हुआ, पहले ऊपर वाली सतह से, फिर नीचे वाली सतह से। परावर्तन एक बार हुआ यहां पर ऊपर वाली सतह से। अच्छा, पारगमन कब किसको कहते हैं? पारगमन में दो अपवर्तन होते हैं। पारगमन जिसको ट्रांसमिशन कहते हैं अंग्रेजी में, इसमें दो अपवर्तन होते हैं। एक बार अपवर्तन इस सतह से, एक बार अपवर्तन इस सतह से, और दो अपवर्तन के बाद ये प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में आ जाती है जिस माध्यम से वो आ रही होती। कहां से आ रही थी? वायु से। मान लो ये वायु से आ रही थी, वायु से कांच में गई, कांच से फिर से वायु में आ गई, कांच से फिर से वायु में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ पारगमन, जिसको कहते हैं क्या? ट्रांसमिशन।
ठीक है, ये छोटी छोटी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि जब हम शब्द बोलें कि ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, पारगमन की बात कर रहे हैं, तो अपने समझ में आए कि पारगमन क्या हो रहा है। अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो अपवर्तन समझ में आना चाहिए कहां से कहां हो रहा है। माध्यम चेंज तो अपवर्तन, उसी माध्यम में वापस आना मतलब परावर्तन। ठीक है, इसके बाद कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि वस्तु और फिर बात करेंगे प्रतिबिंब, क्योंकि पूरी लाइट में वस्तु और प्रतिबिंब की बात होनी है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वस्तु क्या है, कैसे बनाते हैं, किन किरणों के द्वारा वस्तु को परिभाषित करते हैं, और प्रतिबिंब को हम किन किरणों के द्वारा परिभाषित करते हैं। तो वस्तु को हमेशा हम आपतित किरणों के आधार पर परिभाषित करते हैं। वस्तु को हमेशा आपतित किरणों की सहायता से परिभाषित करते हैं। कहीं मैं वस्तु बोल रहा हूं तो समझ लो, तुरंत दिमाग में आ जाए यहां से किरणें आपतित होंगी, इस पर नहीं, इससे आपतित होंगी। ठीक है, जब मैं प्रतिबिंब की बात करता हूं तो इनको हम परावर्तित किरणों से परिभाषित करते हैं या अपवर्तित किरणों से परिभाषित करते हैं। तो क्या बताया, बोलो। वस्तु का मतलब आपतित किरणें, प्रतिबिंब का मतलब परावर्तित या अपवर्तित किरणें। ठीक है, ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए। जब प्रतिबिंब की बात करें तो परावर्तित किरणें होनी चाहिए, और जब या अपवर्तित किरणें होनी चाहिए। लेकिन वस्तु की बात कर रहे हैं तो केवल और केवल आपतित किरणें ही होना चाहिए। अब वस्तु भी दो प्रकार की होती, एक वास्तविक वस्तु और एक आभासी वस्तु। तो उसी तरीके से प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक वस्तु की बात करें तो प्रकाश किरणें वास्तव में, या कहें आपतित किरणें वास्तव में किसी एक बिंदु पर मिलना चाहिए। तो जिस बिंदु पर वो वास्तविक किरणें मिल रही हैं, वास्तविक आपतित किरणें मिल रही हैं, उनको क्या कहेंगे, उस बिंदु को क्या कहेंगे, वास्तविक वस्तु, की वहां पर वास्तविक वस्तु है। फिर से समझो, वास्तविक वस्तु की जब मैं बात करूंगा तो इसका मतलब है कि उससे आने वाली आपतित किरणें उस बिंदु पर मिलना चाहिए। तो यानी जब आपतित किरणें किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं तो उस बिंदु पर वास्तविक वस्तु होती है। आभासी वस्तु क्या होती है, आपतित किरणें आभासी रूप से किसी बिंदु पर मिले, वास्तविक रूप से नहीं, आपतित किरणें आभासी रूप से किसी बिंदु पर मिले तो वो होती है वहां पर, अभी मैं चित्र से समझाऊंगा आपको, अभी वैसे ही थोड़ा दिमाग में भरिएगा कि आपतित किरणें आप आभासी रूप से किसी बिंदु पर मिले तो उसको कहते हैं क्या, आभासी वस्तु। प्रतिबिंब की भी बात यही है कि जब परावर्तित किरणें वास्तविक रूप में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जब परावर्तित किरणें आभासी रूप से किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो, इसी दोनों बातों को समझते हैं। तो हम यहां समझ रहे हैं वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। वस्तु होगी दो तरह की, नंबर एक वास्तविक वस्तु, और नंबर दो कौन सी होगी, आभासी वस्तु। आभासी वस्तु, वस्तु को किसके आधार पर समझाया जा सकता है, आपतित किरणों के आधार पर। तो हम कहें वस्तु को आपतित यानी इंसिडेंट रे, आपतित किरणों की सहायता से परिभाषित करते हैं, या आपतित किरणों की सहायता से इसको शो करते हैं। ठीक है, आपतित किरणों की सहायता से परिभाषित करते हैं। वास्तविक वस्तु कौन सी होगी, जहां पर आपतित किरणें वास्तविक रूप से मिले। वास्तविक किरणें, वास्तविक वस्तु कौन सी होगी, जहां वास्तविक, या कहें जहां आपतित किरणें वास्तविक रूप से
मिलती हों या इंटरसेक्ट करती हों। और आभासी में क्या होगा? जहां आपतित किरणें आभासी रूप से मिलती हूं। ठीक है, अब आपतित किरणें वास्तविक रूप से मिल रही हैं, कैसे मिले जरा चेक करते हैं। मान लो ये वस्तु है, या ऐसा समझ लो कि यहां से दो किरणें ऐसे आपतित हो रही हैं, ये आपतित किरणें हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हैं दोनों, एरो लगाया। इंसिडेंट रे कहां से इंसिडेंट हो रही हैं? इस जगह से आ रही हैं, और वो इधर कहीं, ये कोई ऑप्टिकल इवेंट होगी। ऑप्टिकल इवेंट का मतलब कोई प्रकाशीय घटना यहां पर होगी, वो परावर्तन हो सकती है, अपवर्तन हो सकती है, या कोई और हो सकती है। और वो किससे होगी? परावर्तन की बात करें तो यहां दर्पण होगा, अपवर्तन की बात करें तो यहां कोई ग्लास शीट होगी। ठीक है, ध्रुवण हो रहा होगा तो यहां कोई और पोलराइड होगा। तो इसलिए मैंने डॉट 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 लाइन बना दी। इसका मतलब ये कोई ऑप्टिकल इवेंट है, कोई प्रकाशीय घटना इस जगह पर हो रही है। आप इस चैप्टर में चूंकि परावर्तन ही पढ़ेंगे, तो आप चाहें तो इसको दर्पण मान सकते हैं, इसको सिंपल दर्पण मान सकते हैं। ये प्रकाश किरणें ऐसे दर्पण पर आपतित हो रही हैं। कहां से आ रही हैं? जिस बिंदु से आ रही हैं उस बिंदु को बोलेंगे वास्तविक वस्तु, क्योंकि ये किरणें वास्तविक रूप से ओ बिंदु पर मिल रही है, या ओ बिंदु से मिल करके फिर आगे की तरफ आ रही हैं। तो ये आपतित किरणें हैं, इंसिडेंट रे हैं, इसलिए किसी बिंदु से आ रही हैं, उस बिंदु को हम वास्तविक वस्तु बोलेंगे। लेकिन अगर वस्तु की ही बात कर रहे हैं और आभासी वस्तु है, यहां कोई ये मान लीजिए दर्पण है, अगर मैं दर्पण की ही बात कर लूं और आप चाहें तो यहां दर्पण की बजाय कोई भी ऑप्टिकल इवेंट यहां पर ले सकते हैं, यानी परावर्तन के लिए दर्पण चाहिए, अपवर्तन के लिए कोई ग्लास शीट चाहिए, कोई और घटना के लिए कोई और चीज चाहिए। तो अगर आपतित किरणें ऐसी हैं, ऐसी आ रही हैं, देखो ये आपतित किरणें हुई कि परावर्तित हुई? ये वाली आपतित किरणें हुई। ठीक है, दर्पण पर गिरेंगी, उसके बाद परावर्तन होगा, अभी तो परावर्तन हुआ ही नहीं, तो अभी तो क्या है? आपतित किरणें। तो ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, और ये किरणें हैं इधर पीछे तो कहीं मिल नहीं रही, कहीं मिल रही है पीछे, वो तो ऐसी आ रही हैं कन्वर्ज होती हुई, दर्पण पर गिरी, तो ये यहां तो मिल नहीं सकती। अब दर्पण के पीछे मिलाओ इनको, तो दर्पण के पीछे मिलाएं, डॉट 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 ऐसे बढ़ा दो आगे, तो ये आभासी रूप से इस बिंदु पर मिलती हुई दिख रही है। तो यहां जो होगा ये ओ डैश है। ठीक है, कौन सा? ये आभासी वस्तु हो गई, प्रतिबिंब नहीं है ये, ध्यान देना। ये ओ डैश भले ही दर्पण के पीछे है, लेकिन ये क्या है बताओ? ये आभासी वस्तु है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये आभासी वस्तु है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्यों है वर्चुअल ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये इंसिडेंट रे के द्वारा परिभाषित हो रहा है। अभी हमने कोई भी कहीं परावर्तन की बात नहीं करी। क्लियर हुआ ये बात? बोलो ऑनलाइन वालों, ये बात क्लियर हुई? दर्पण के पीछे मिल रही है, लेकिन ये प्रतिबिंब नहीं है, ये वस्तु ही है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आभासी वस्तु है। ठीक है, यही छोटी छोटी बातें अक्सर अगर हमें याद नहीं है तो फिर आगे समस्याएं आती हैं।
तुम दोनों दूर दूर बैठा करो, नहीं तो अगले साल 2-4 साल तो यहीं बैठोगे। समझ में आई बात? दूर दूर बैठो, वैसे भी दूर बैठना चाहिए। इधर बैठ जा, तू उधर उधर चल खिसक जा, उधर बैठ जा ना। वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, चिपक के बैठोगे दोनों, एक दूसरे को वो करोगे। बैठो उधर। और तुम लोग की वजह से ऑनलाइन वाले डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मैंने अब ऐसी व्यवस्था की, आप लोग बोल रहे हो वहाँ आपकी आवाज़ नहीं जा रही वहाँ, और पहले आपकी आवाज़ भी वहाँ चली जाती। बोलो ऑनलाइन वालों, इन बच्चों की आवाज़ आ रही है आप तक? देखो कोई नहीं आ रही हो। है ना? तो ये हो गई कौन सी आभासी वस्तु, और ये हो गई कौन सी वास्तविक वस्तु। हाँ, मैंने बिल्कुल इनकी आवाज बिल्कुल म्यूट कर रखी है। आपको अब मेरी आवाज आएगी और ब्रह्मांड में किसी की आवाज नहीं आएगी। अब देखो, अपन बात करते हैं प्रतिबिंब की। मिटा दूं इसको? इमेज, इमेज को हम परिभाषित करते हैं परावर्तित किरणों के आधार पर। इसको परावर्तित किरणों के आधार पर, परावर्तित किरणों के आधार पर इमेज बनेगी, परावर्तित किरणों के आधार पर। ठीक है? अब देखो, इमेज भी फिर कितने तरह की होगी? 2 तरह की। नंबर 1 बोलो वास्तविक, और नंबर 2 आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब की जब बात करें तो मैंने बताया परावर्तित किरणों के आधार पर हम वास्तविक प्रतिबिंब को परिभाषित कर सकते हैं। तो दर्पण से परावर्तन होना चाहिए, अगर हम परावर्तन की बात कर रहे हैं तो। ठीक है? तो ये मान लो दर्पण है, इधर इसके सिल्वर्ड है। मान लो इस पर कुछ आपतित किरणें आई, ऐसे कुछ आई, और ये मान लो दर्पण हुआ। अब मैं यहां पर ये आपतित किरणें बना रहा हूं, ये आपतित किरणें इधर आई, और ये किरणें इस जगह पर परावर्तित हुई। परावर्तन मालूम है कैसे करते हैं? अविलंब खींचते हैं, अविलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाती है उतना ही इधर परावर्तन किरण बनेगा, ये परावर्तित किरण बनेगी। इधर यहां से परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद कौन सी परावर्तित किरणें हैं बोलो? जो ग्रीन कलर से बनाई हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, परावर्तित किरणें हैं। और ये कौन सी थी? ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे थी। ठीक है? परावर्तन के बाद ये ग्रीन कलर की रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे वास्तविक रूप से जहां मिली, देखो यहां तो वास्तविक रूप से ही मिलेंगी, दर्पण के पीछे नहीं बन रही। ये जहां पर ऐसे लाइन खींची ना, ये दर्पण का चमकीला भाग है, यानी ये दर्पण का पीछे का हिस्सा है, ये फ्रंट है। तो इसलिए यहां पर प्रतिबिंब बना, मान लीजिए आई। तो आई कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्यों? क्योंकि ये किरणें, जो परावर्तित किरणें हैं, वो वास्तविक रूप में आई पर मिल रही हैं, दर्पण के पीछे नहीं मिल रही। ठीक है? किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिल रही है। आप कहोगे कि ये सर उल्टा क्यों बना दिया? आप ऐसा बना दो, क्या दिक्कत है? ये इधर मान लो आपकी आदत अगर इस तरह से बनाने की है, ये क्या है? दर्पण है, ये दर्पण का पिछला हिस्सा है, दर्पण का फ्रंट है। तो ऐसी किरणें आ रही हैं, ये आपतित किरणें हो गई, और यहां परावर्तन होगा इस किरण का, तो इधर परावर्तन हुआ। इस किरण का यहां परावर्तन होगा, तो ऐसा परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद ये यहां पर मिली, तो ये प्रतिबिंब बन गया। तो ये प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि ये जो किरणें हैं ये परावर्तित किरणें हैं। परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में जानते हैं। ठीक है? तो अब देखें आभासी क्या होगा। आभासी फिर क्या होगा? वास्तविक। अब आभासी क्या होगा? जहां पर
परावर्तित किरणें आभासी रूप से मिले उसको कहते हैं क्या? आभासी। तो देखते हैं, ये दर्पण है, मान लो ये जिस तरह से ये दर्पण हो गया। अब हम ऐसे बनाएं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट, यहां रियल ऑब्जेक्ट था, ये ओ, यहां से प्रकाश किरण गई, इधर गई, ये दो किरणें गई। दो किरणें आप इस दर्पण पर किसी भी बिंदु पर ले जा सकते हो, क्या मर्जी है वहां। तो ये अविलंब बना, ये अविलंब बना, ये आपतित किरण इस बिंदु से परावर्तित होगी। ये ग्रीन कलर से मैं परावर्तित किरण को बना रहा हूं। इस आपतित किरण की परावर्तित किरण ये है, तो ये वाली जो होंगी वो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, ये वाली होगी वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। और ये चूंकि ओ से यानी वस्तु से आ रही हैं, ये आपतित किरणें हैं, इंसिडेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट रे, ठीक है। तो वस्तु को तो हम इंसिडेंट रे यानी आपतित किरणों के आधार पर समझते हैं, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, इनके आधार पर, इन परावर्तित किरणों के आधार पर किसको समझेंगे? प्रतिबिंब को। तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर गई, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर गई परावर्तन के बाद, तो बोलो दर्पण के सामने तो ये फैल रही हैं, तो मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी दर्पण के सामने, तो ये दर्पण के पीछे मिलेंगे। तो इनको पीछे मिला दो, डॉट 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 डॉट। तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगी, ये आई बन गया, आई डैश बन गया मान लो, तो जिस बिंदु पर मिली वो आभासी रूप से मिली, इसलिए ये क्या हुआ? ये आभासी प्रतिबिंब माना जाएगा। तो ये है आभासी प्रतिबिंब। तो मेरे ख्याल से वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर समझ में आ गया होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं वो समझ में आ गया होगा। वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के आधार पर समझते हैं, और वास्तव में परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब भी परावर्तित किरणों के आधार पर समझते हैं, लेकिन आभासी रूप से परावर्तित किरणें जहां मिलती हैं उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक अंतर और है जो कि बहुत बड़ा अंतर है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में। ये आभासी, ये कौन सा प्रतिबिंब है बोलो? ये वाला और ये वाला वास्तविक प्रतिबिंब है, दर्पण के सामने बनता है, ये भी दर्पण के सामने बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और वो दर्पण के पीछे बनता है, ये अंतर है। एक और अंतर समझ लो, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है जहां बन रहा है वहां पर एक पर्दा रख दूं, अगर मैं स्क्रीन रख दूं, तो ये प्रतिबिंब उस पर्दे पर बन जाएगा। एक कागज का टुकड़ा रख दो तो यहां कागज के टुकड़े पर प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब कागज के टुकड़े पर नहीं बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे थोड़ी ना आप कागज के टुकड़ा रखोगे। तो आभासी प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर लिया ना सभी ने? आगे बढ़ सकते हैं? ओके। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे परावर्तन, रिफ्लेक्शन। परावर्तन या रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें यानी आपतित किरणें किसी चमकीली सतह पर टकराती हैं और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाएं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जब आपतित प्रकाश किरणें किसी चमकीली सतह पर टकराएं और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। आपतित किरणों का चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, इसको क्या कहते हैं? परावर्तन।
दो प्रकार का होता है परावर्तन, एक होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित। इसको कहते हैं रेगुलर, इसको कहते हैं इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड, विसरित, हिंदी में विसरित। ठीक है। नियमित का मतलब होता है ये चमकीली सतह है, प्रकाश किरणें आई, समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, परावर्तन के बाद भी वो समांतर ही रहें, तो उसको कहते हैं नियमित परावर्तन। समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद भी समांतर रहें, यानी आपतित किरणें और परावर्तित किरणें समांतर रहें आपस में। ये नहीं कि ऐसा हो कि आपतित किरणें तो समांतर हैं आपस में, ये कुछ किरणें आ रही हैं, लेकिन परावर्तन के बाद ये किरणें कोई इधर हुई परावर्तित, कोई इधर हुई, कोई ऐसे ही हुई, कैसी हुई, तो परावर्तन के बाद वो समांतर नहीं है, तो इनको कहते हैं हम अनियमित परावर्तन। ये है नियमित, यह है अनियमित। नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब को हम किसी विशेष दिशा से ही देख सकते हैं। नियमित परावर्तन में ध्यान देना, क्योंकि किरणें एक विशेष दिशा में ही परावर्तित हो रही हैं, इस दिशा में परावर्तित हो रही हैं, तो हम नियमित परावर्तन को किसी विशेष दिशा से ही देख सकते हैं। आप चाहो इधर से देख लो, नहीं, क्योंकि इधर तो किरणें आ ही नहीं रही। आप चाहो इधर से देखो, नहीं, एक विशेष दिशा में आप खड़े करें होंगे तो वहां से ही, जहां से ये किरणें आ रही हैं, उनका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर कहीं बनेगा, उसको देख सकते। तो प्रतिबिंब को एक विशेष दिशा से देखा जा सकता है नियमित परावर्तन में। प्रतिबिंब विशेष दिशा से ही देखा जा सकता है। ठीक है। परावर्तित किरणें ऐसी सीधी जा रही हैं, इधर हम खड़े हो गए आंख लेकर के, कहीं से देख सकते हैं। और आंख अपन ने यहां रख ली तो नहीं दिखाई देगा। देखने का सिद्धांत भी यही है। बोलो हम कैसे देखते हैं, बताओ। वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए तो वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं? हाँ, कि परावर्तन के द्वारा, यानी या कहो प्रकाश के द्वारा ही हमें किरणें दिखाई, प्रकाश के द्वारा ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तु दो तरह से देखते हैं हम। एक तरीका यह है, कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सेल्फ इल्यूमिनस होती हैं, सेल्फ ल्यूमिनस होती हैं। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब है कि स्वयं प्रकाशित होना। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं, जैसे कैंडल है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सूर्य है, इनके अंदर स्वयं प्रकाश है, तो प्रकाश हमारी आंखों तक सीधे आ जाता है, हमारे आंखों पर टकराता है तो हमें प्रकाश का सेंसेशन होता है और उस वस्तु का सेंसेशन होता है। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो नॉन ल्यूमिनस हैं, यानी स्वयं प्रकाशित नहीं है, लेकिन उन वस्तुओं पर प्रकाश पड़े तो परावर्तन के बाद फिर हमारी आंखों पर आएगा, तो फिर वो वस्तुएं भी हमें दिखाई देती। और हम सीधा देखते हैं हमेशा। कहां देखते हैं? प्रकाश किरणें जिस दिशा में हमारी आंखों पर आती हैं उसी दिशा में देखते हैं। प्रकाश किरणें ऐसी ऊपर से यहां तक आ रही हैं तो हम उसी लाइन में देखेंगे पीछे। ऐसा नहीं कि प्रकाश ऐसे आ रही है हम इधर नीचे देखें, है ना। तो प्रकाश किरणें जिस दिशा से हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं उसी दिशा में हम देखते हैं। ये देखने का प्रिंसिपल है। तो यहां जो परावर्तित किरणें हैं ये सीधे जा रही हैं, तो इस दिशा में हमें आंख को यहां पर रखना पड़ेगा, तभी दिखाई देंगे।
लेकिन अनियमित परावर्तन में ये समस्त दिशाओं में परावर्तित किरणें फैल रही हैं। ये तो मैंने कुछ किरणें बनाई हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों गिन नहीं सकते, इतनी आपतित किरणें होती हैं संख्या में। एक छोटे से क्षेत्र में ही अरबों खरबों गिनती नहीं होगी जितनी जो है किरणें हो जाएंगी। तो जब वो अनियमित परावर्तन होगा तो वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में बिखरेंगी, तो हम कहीं भी खड़े हो जाएं, हमारी आंखों पर वो परावर्तित किरणें पड़ेंगी ही। तो अनियमित परावर्तन को हम किसी भी जगह से देख सकते, किसी विशेष दिशा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि वस्तु को, इसमें ये जो है इसे किसी भी दिशा से देखा जा सकता है। ठीक है, किसी भी दिशा से देख सकते हैं। जैसे आप जहां बैठे हैं आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, दर्पण को छोड़ करके सारी वस्तुओं से अनियमित परावर्तन हो रहा है, इसलिए वो सारी वस्तुएं आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ वो दिखाई देंगी। ठीक है, आप जहां बैठे हैं, बेंच देख रहे हैं, ऊपर पंखे देख रहे हैं, ये सब जो है कहीं भी बैठ जाओ सब दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि इनसे अनियमित परावर्तन हो रहा है और हर दिशाओं में प्रकाश किरणें फैल रही। लेकिन अगर दर्पण की बात करें, सामने अगर दर्पण लगा दें तो दर्पण के सामने अगर आप बैठोगे तो ही प्रतिबिंब दिखाई देगा, दर्पण के इधर चले गए तो दिखाई नहीं देगा, इस साइड चले गए तो दिखाई नहीं देगा। यानी परावर्तित किरणें, अगर दर्पण से परावर्तित किरणें आपकी आंखों पर नहीं पड़ रही हैं तो फिर आप उस वस्तु को या प्रतिबिंब को देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये अंतर समझ में आ गया। आगे बढ़े, नियमित और अनियमित परावर्तन समझ में आ गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होंगे। हाँ, हम एक किरण की बात करते हैं ना, एक किरण की बात करते हैं हम, परावर्तन में एक किरण की बात करते हैं, तो ये और ये बराबर हुआ, इस किरण के लिए ये और ये बराबर हुआ। ठीक है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण, यहां अपन ने देखा, यहां पर अगर एक अभिलंब बनाया जाए तो अभिलंब, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि ये जो प्रतिबिंब है ना, तुम्हारा कंफ्यूजन कहां से आ रहा है कि ये आपतित किरणें समांतर थी, तो इसका मतलब अभिलंब से कोण समान बनेंगे, यही सोच रहे होगे। लेकिन अभिलंब से कोण भी अलग अलग है, यानी इनके आपतन कोण भी अलग अलग हैं। समांतर होते हुए भी कोण अलग अलग हैं। क्यों कोण अलग अलग हैं? क्योंकि ये सतह कैसी है, खुरदुरी है ना, तो इसका मतलब इसका अभिलंब इधर बनेगा। अब सोचो, इसका अभिलंब क्या इधर ही बनेगा, ठीक ऊपर, ये तो ऐसी है, तिरछी है, इसका अभिलंब इधर बनेगा। तो अब ये किरण आई तो इसने अभिलंब से कोण ये बनाया, इसने अभिलंब से कोण ये बनाया, ये कोण ज्यादा है, ये कोण कम है, तो इसका आपतन कोण ही कम हो गया, तो परावर्तन भी कम हो जाएगा। तो इसलिए ये सतह खुरदरी है ना, इसलिए इनके आपतन कोण भी अलग अलग होंगे और परावर्तन कोण भी अलग अलग होंगे। लेकिन एक किरण के लिए जो आपतन कोण होगा वही परावर्तन होगा। ये है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात सभी को? आगे बढ़ें। अब अपन लिखते हैं कुछ परावर्तन के नियम, और उसके बाद फिर हम समतल दर्पण की बात करेंगे और समतल दर्पण के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल बेसिक नियम है। नंबर 1, आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, I = R। इंसिडेंट रे, ये थोड़ा अंग्रेजी समझ लेना, रिफ्लेक्टेड रे एंड अविलंब, अविलंब को कहते हैं नॉर्मल, एक ही समतल में होते, एक ही तल में होते, यानी ये तीनों के तीनों समतलीय होते। ठीक है, ये चिकनी सतह है, स्मूथ सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है आई, ये इसने कोण बनाया स्मॉल आई, ये
नॉर्मल हुआ, ये हो गई स्मॉल आर परावर्तन कोण, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड कर्व्ड मिरर। गोलीय दर्पण, कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर की कुछ बेसिक बातें समझते हैं। एक हम कर्व्ड मिरर के लिए एक गोला बना लेते हैं। ये इसका सेंटर है। ये सपोज एक कांच का गोला है, वृत्त दिख रहा है, आप गोला मानो उसको। इस गोले का केंद्र है O, ठीक है, या इसको अपन केंद्र को C मान लें। ये गोले की त्रिज्या है कैपिटल R। मैं इसको यहां से और यहां से इसको कट कर देता हूं गोले को, और इस भाग में, इधर वाला भाग है, उसको चांदी की पॉलिश कर देता हूं। ठीक है, ये बाकी हटा दिया। तो इधर से जब चांदी की पॉलिश कर दी है तो वस्तु कहां रखी जाएगी? इसके सामने, यहां पर। तो ये जो एक दर्पण बन जाएगा, और ये दर्पण बनेगा अवतल, कॉनकेव, यानी जिधर वस्तु रखी है उसकी तरफ से देखने पर इसके अंदर केव टाइप की बन रही है, गुफा टाइप की बन रही है, धसा हुआ है जिधर, तो ये कॉनकेव है। अवतल, अवतल यानी अब यानी धसना, तो जिधर वस्तु रखी है उसकी साइड से ये धसा हुआ है, तो इसलिए अवतल दर्पण होगा। ये होगा अवतल दर्पण। इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर के बारे में और कहानी सुनो। सी से इस कॉनकेव मिरर पर कहीं पर भी एक लाइन खींचो, सी, इस कॉनकेव मिरर की सरफेस पर, तो हमेशा सी से जाने वाली लाइन इस कॉनकेव मिरर पर लंबवत गिरेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आगे के सवालों में काम आएगी। केंद्र से, क्योंकि अवतल दर्पण की जो सतह है वो कैसी है, इस तरह से गोले में से काटी गई है ना, और केंद्र से गोले पर लाइन खींचो, एक गोले के पृष्ठ पर लाइन हमेशा लंबवत होगी, तो हमेशा ये लंबवत होगी, ये ध्यान रखना। यानी सी से और इस पृष्ठ पर जाने वाली लाइन, सी से इस पृष्ठ पर गिरने वाली लाइन हमेशा पृष्ठ पर 90 डिग्री पर गिरती है, या पृष्ठ से सी पर जाने वाली लाइन पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये ध्यान रखेंगे। तो सी से एक लाइन यहाँ गिरा दी हमने इस पॉइंट पर, ठीक इस दर्पण के मध्य में। तो इस दर्पण के मध्य में जो पॉइंट है उसको बोलते हैं पी, ध्रुव, पोल बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं? पोल। पी से सी को मिलाने वाली लाइन दोनों तरफ अनंत तक जा सकती है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सेस, मुख्य अक्ष। पी से सी तक की जो दूरी है, पी सी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये भी, ये नीचे वाला एक्सट्रीम पॉइंट है। यहां से अगर मैं एक क्षेत्रफल बनाऊं ऐसा, एक एरिया बना लिया ये वाले, तो इसको बोलते हैं द्वारक, अपर्चर। द्वारक, ये वो द्वार है जहां से प्रकाश किरणें इस दर्पण के अंदर आपतित होंगी। ये द्वारक जितना ज्यादा होगा
द्वार जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा प्रकाश किरणें इसके अंदर आपतित होंगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत अधिक तीव्र बनेगा। प्रतिबिंब छोटा बड़ा बनना, दूर पास बनना, ये द्वारक पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रतिबिंब तीव्र बनना, धुंधला बनना, ये सब द्वारक के आकार पर या द्वारक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जितना बड़ा द्वारक उतना ज़्यादा लाइट एंट्री करेगी, ज़्यादा लाइट एंट्री करेगी तो ज़्यादा प्रकाश आएगा, और प्रकाश ज़्यादा आएगा तो प्रतिबिंब बहुत तीव्र बनेगा। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण को आप लिखते चलिए। अवतल दर्पण में ये जो P और C के बीच में ठीक आधी दूरी है, आधी दूरी पर एक पॉइंट होता है, ठीक मध्य पे, P और C के ठीक मध्य पे एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं F। ठीक है, F, उसको बोलते हैं फोकस। और P से F तक की जो दूरी होती है, या F से C तक की जो दूरी होती है, इसको स्मॉल f से प्रकट करते हैं, और ये क्या होती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। जहां पर मुख्य फोकस है, जहां पर फोकस है, इस फोकस पर एक तल बना दिया जाए, एक समतल बना दिया जाए। यहां पर एक यहां इस मुख्य फोकस पर एक ऐसे समतल बना दिया जाए, तो इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकस तल। फोकल प्लेन या फोकस तल। ये हुआ अवतल दर्पण। इसका अगर उल्टा करें, यहां पर इधर से इसको कट करें और अंदर वाली साइड को हम पॉलिश कर दें, वस्तु को रखें सामने, इधर चमकीली सतह हुई, ये उभरी हुई सतह चमकीली हुई, तो वस्तु जहां रखी है उस तरफ वाली जो सतह है वो कैसी है? उभरी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं उत्तल। उत्तल दर्पण। इसका भी C ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। यहां इसका ध्रुव होगा, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हुआ। P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। PC को मिलाने वाली लाइन वही हो जाएगी मुख्य अक्ष, और P और C के ठीक बीच में दूरी, यहाँ पर मुख्य ये पॉइंट हो जाएगा F, और P से F तक की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर ये फोकस दूरी थी। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे, दो प्रकार की किरणें इसमें लेंगे। एक होती है पैरेक्सियल रेज और एक होती है मार्जिनल रेज। पैरेक्सियल मतलब समाक्षीय किरणें, अक्ष के समांतर किरणें जो कि अक्ष के पास में ही हो। मार्जिनल मतलब मार्जिन ज्यादा है, यानी मुख्य अक्ष के दूर किरणें जो जा रही हैं, समांतर तो हों लेकिन दूर, उनको कहते हैं मार्जिनल रेज। तो यहाँ ये लिख लिया हो तो फिर आगे बढ़े। लिख लिया सभी ने? यस, लिख लिया सभी ने? उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स। पैरेक्सियल रेज, अंग्रेजी याद रख लेना, समाक्षीय किरणें। ये हमारे पास एक कौन सा दर्पण है?
अवतल। ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और इस वक्रता केंद्र के समांतर किरणें जा रही हैं, लेकिन वो समांतर किरणें जो हैं इस यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं और मुख्य अक्ष के बिल्कुल पास में ही है ये किरणें। एक किरण बना रहा हूँ सपोज, बहुत सारी किरणें हो सकती हैं, ये प्रकाश पुंज हो सकता है मुख्य अक्ष के समांतर लेकिन मुख्य अक्ष के पास में। इनको बोलते हैं समाक्षीय पैरेक्सियल रेज। और ये जो पैरेक्सियल रेज होती हैं ये प्रकाश किरणें जब यहां पर गिरेंगी, किस जगह पर, दर्पण पर, तो परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद वो फिर इधर कहीं आएंगे। तो इनके द्वारा जो बनने वाला कोण है, आपतन कोण या परावर्तन कोण, वो अति अति सूक्ष्म बनता है। ठीक है, सिंपल है। जैसे ये मान लो अवतल दर्पण है, ये प्रकाश किरण आई, यहाँ परावर्तन होगा तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, बड़े बड़े कोण है। लेकिन सोचो अगर कोई किरण ऐसी बिल्कुल इसके समांतर आ रही है तो ये कोण जो है बहुत छोटा बनेगा यहाँ। तो पैरेक्सियल रेज के लिए ये माना जाता है, ये मान के चलेंगे कि इनके द्वारा बनने वाले जो कोण हैं वो बहुत सूक्ष्म बनेंगे। तो वहाँ पर हम अगर कहीं टेन थीटा लिखा हो या साइन थीटा लिखा हो या कॉस थीटा कहीं आ जाए, थीटा का मतलब टेन आई, साइन आई, कॉस आई, साइन आर, कॉस आर, ये सब मिल जाए, तो पैरेक्सियल रेज के लिए अप्रोक्सीमेशन टेक्निक लगाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा, टेन थीटा को तो अपन लिख देंगे थीटा, साइन थीटा को भी थीटा लिख देंगे, लेकिन कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? कि कॉस थीटा, थीटा घटते घटते अगर एग्जैक्ट जीरो के आसपास पहुंच जाता है तो कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कॉस जीरो पे ही होती है, 1। तो कॉस थीटा को तो 1 लिखेंगे, इसको अप्रॉक्स थीटा लिखेंगे, इसको भी अप्रॉक्स थीटा लिखेंगे। तो ये पैरेक्सियल रेज का अप्रॉक्सीमेशन है, याद रखना है कि आगे कहीं सूत्र में या कहीं किसी डेरिवेशन में या कहीं किसी सवाल में मैं आपको टेन थीटा को थीटा लिख दूं, साइन थीटा को थीटा लिख दूं या कॉस थीटा को 1 लिख दूं, तो आप समझ जाइएगा कि जो किरणें हैं वो कैसी हैं, समाक्षीय हैं, यानी पैरेक्सियल रेज हैं। ठीक है, तो पैरेक्सियल रेज कौन सी होती हैं, लिख लो। वे किरणें जो मुख्य अक्ष के पास होती हैं, वे किरणें जो मुख्य अक्ष के पास होती हैं, यह अविलंब से बहुत छोटा आपतन कोण बनाती हैं। यह अविलंब से बहुत छोटा आपतन कोण बनाती हैं। यह अविलंब से बहुत छोटा आपतन कोण बनाती हैं। यह अविलंब से बहुत छोटा आपतन कोण बनाती हैं। अविलंब से बहुत छोटा आपतन कोण बनाती हैं। ठीक है, अब एक होती है सीमांत किरणें, ये भी लिख लिया इसके लिए, टेन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा बराबर थीटा, टेन थीटा बराबर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब आता है सीमांत किरणें। सीमांत किरणें या जिसको मार्जिनल रेस कहते हैं, मार्जिनल, ये किरणें जो होती हैं ये मुख्य अक्ष से दूर होती हैं, समांतर तो होती हैं लेकिन मुख्य अक्ष से दूर होती हैं, ये मार्जिनल रेज हैं, सीमांत किरणें हैं। और ये छोटा कोण नहीं बनाती, तो इनके लिए फिर पूरा कॉस थीटा, टेन थीटा जैसा है वैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लो, यह किरणें मुख्य अक्ष से दूर होती हैं, मुख्य अक्ष से दूर होती हैं,
ठीक है, और यह सूक्ष्म कोण नहीं बनाती। अब बात करेंगे हम कि चिन्ह परिपाटी क्या है। यह सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है लाइट में, किसको धन किसको ऋण माना जाए। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। परिपाठी का हिंदी अर्थ होता है जो परंपरा चली आ रही है वो, ठीक है। कोई रूल नहीं होता, कोई साइंटिफिक रीजन विशेष नहीं होता, जो परंपरा है वो परिपाठी इसको कहते हैं, कन्वेंशन इसी को कहते हैं। तो हम चाहें तो अपनी नई परंपरा चला सकते हैं, आज से स्टार्ट कर दें नई परंपरा, या जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसको चलाएं। यहीं कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं कि कहीं किसी किताब में कुछ दिया है, कोई टीचर कुछ अपनी परंपरा चला रहा है, कोई इंस्टीट्यूट कहीं कुछ धन ऋण मान रहा है, तो फिर उस कारण से कन्फ्यूजन शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल परंपरा बता रहा हूँ, उसी को फॉलो करेंगे और उससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और एक लाइन की परंपरा है इसलिए ज़्यादा अपन उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। आपतित किरण की दिशा क्या बताया? धनात्मक होती है, याद कर लो इसको। आपतित किरण की दिशा पॉजिटिव माने तो सिंपल बात है, आपतित किरण की दिशा में जो होगा सब धनात्मक और उसके विपरीत जो होगा वो सब ऋणात्मक। सिंपल सी बात है, ठीक है। इतनी सी कन्वेंशन है, बस लिख लो हिंदी में। अब इसी को पता नहीं कितनी नियमों लिखा करके बताते हैं। आपतित किरण की दिशा को धनात्मक माने, आपतित किरण की दिशा को धनात्मक माने और इसके विपरीत दिशाएं ऋणात्मक हो जाएंगी, इसके विपरीत दिशाएं ऋणात्मक हो जाएंगी। आपतित किरण की दिशा धनात्मक माने और इसके विपरीत दिशाएं ऋणात्मक हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा रूल है, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएं। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। जैसे ये आपके पास उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये हो गया C, ये हो गया F, ये हो गया P। P से F तक की दूरी F, P से C तक की दूरी R, ठीक है। यहां रखी है वस्तु AB, इसकी ऊंचाई H, यहां बन रहा है मान लो प्रतिबिंब, ऐसा कुछ यहां प्रतिबिंब बन रहा है I, इसकी ऊंचाई हो गई H डैश। ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसको हम लिखते हैं U। ये भी परंपरा है U और V लिखने का, आप चाहें XY लिख लो। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को सूत्रों में लिखा जाता है U। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को लिखा जाता है V, ठीक है। कभी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है। अब अभी जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र को देख के बताओ U कैसा होगा। इस चित्र को देख के, ऋणात्मक या धनात्मक? ऋणात्मक होगा, क्योंकि सारी दूरियां ध्रुव से नापनी है। तो P से स्टार्ट करेंगे, वस्तु तक की दूरी ये दिशा हुई, लेकिन आपतित किरणें तो वस्तु से दर्पण पर जाएंगी। आपतित किरणें क्या होती हैं? वस्तु से निकलने वाली किरणें और दर्पण पर पहुंचने वाली किरणें। तो ये दिशा तो कौन सी मानेंगे? पॉजिटिव। आपतित किरणों की दिशा ये है।
तो इसलिए ध्रुव से जब वस्तु की दूरी नापी जाएगी तो वो तो उल्टा है, तो यानी क्या आएगा, नेगेटिव। इस चित्र में V कैसा है, आपतित किरणें वस्तु से निकलेंगी, दर्पण पर जाएंगी ऐसी, और ये दिशा धनात्मक एक्स अक्ष है, मतलब यही क्या होगा, पॉजिटिव। तो V भी P से नापो, इधर P से इधर नाप रहे हैं V की दूरी, तो वो क्या है, पॉजिटिव, यानी V यहां पॉजिटिव। लेकिन अगर V इधर बन जाए, आगे प्रतिबिंब इधर बन गया, मान लो I2 प्रतिबिंब दूसरा हो गया कोई, बोलो ये प्रतिबिंब बना कहीं I डैश मान लेते हैं, अब ये V है, V डैश मान लेते हैं, बोलो ये V डैश कैसा होगा, इधर बन रहा है, तो ध्रुव से इधर को नापेंगे तो वो V डैश आ जाएगा, नेगेटिव। फोकस दूरी इस चित्र में नेगेटिव, क्योंकि ध्रुव ये है, F इधर है, इधर आ रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत आ रहे हैं, तो नेगेटिव। वक्रता त्रिज्या नेगेटिव, क्योंकि P से इधर आ रहे हैं, तो नेगेटिव हुई, ठीक है। बोलो H नेगेटिव की पॉजिटिव, वस्तु की लंबाई एक्स अक्ष से ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नीचे जाए तो नेगेटिव, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। H पॉजिटिव, H डैश नेगेटिव, कभी मान लो प्रतिबिंब ऊपर बन जाए ऐसे, तो वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कन्वेंशन है, बस ये चिन्ह परिपाटी है और कुछ नहीं है, और सब कुछ एक लाइन में समझा जा सकता है। आपतित किरण की दिशा धनात्मक होती है बस, और उसके विपरीत सभी ऋणात्मक है। और सारी दूरियां कहां से नापेंगे, ध्रुव से ही नापेंगे, सारी दूरियां ध्रुव से नापेंगे, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी यही है, पूरी लाइट में यही चलेगी, बाकी की जहां जैसी सीखी हो सब भूल जाना, और कहीं कोई और दिखाई दे तो उसको इग्नोर कर देना। आज के लिए लास्ट टॉपिक लिखो, अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना करना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना करना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना करना। प्रतिबिंब रचना के लिए दो नियम होते हैं सिंपल से। पहला नियम होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो मिनिमम 2 किरणें चाहिए, बस 2 किरणों से प्रतिबिंब बन जाता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वस्तु के एक सिरे से, ऊपर वाले सिरे से हम 2 किरणें लेके आएंगे, दर्पण पर आपतित कराएंगे, और वो 2 किरणें जहां मिलेंगी, कट करेंगी, वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। वास्तविक कट करती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आभासी रूप से कट कर रही है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सिंपल सी बात है। एक तो यह है। दूसरा नियम यह है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो दर्पण पर टकराने के बाद फोकस से होती हुई जाएगी। जो किरण फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो किरण सी से होकर जाएगी दर्पण पर 90 डिग्री पे गिरेगी तो वो 90 से ही वापस होगी, यानी वो फिर अपने मार्ग का अनुसरण करेगी, वापस रिट्रेस करेगी, जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। ये 2 नियम है बस। देखो, सबसे पहला ये है क्या, कौन सा दर्पण बोलो, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अनंत पर एक वस्तु रखी है O, ये रखी है वस्तु AB अनंत पर,
इसका प्रतिबिंब बनाते हैं तो थोड़ा ढंग से बनाना इसको। जैसे ये ऐसे सर्कल बना लो तो सेंटर लगभग ये हो गया, ये सी हो गया, एफ हो गया। अगर ढंग से सेंटर या एफ नहीं बना तो फिर प्रतिबिंब इधर उधर बनेगा। तो यहाँ से ए से एक प्रकाश किरण ले जाओ बिल्कुल समांतर, तो जो समांतर प्रकाश किरण जा रही है दर्पण पर टकराने के बाद वो एफ से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण आपकी मर्जी है, आप सी से ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी है आप एफ से ले जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण अगर हम ऐसे जा रही है, दूसरी प्रकाश किरण को अगर सी से ले जाएं तो क्या होगा? अच्छा, ये सारी की सारी किरणें क्या ऐसी सी से ले जाया जा सकता है क्या? ये तो अनंत पर है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी प्रकाश किरण को मैं सी से ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो तो अनंत पर है वस्तु, तो ये टेढ़ी लाइन आएगी नहीं, वो कैसी आएगी? हमेशा सीधी ही आएगी। तो इसका मतलब अनंत से आने वाली सारी किरणें फोकस से होकर के ही जाएंगी, आप कहीं से भी ले जाओ। तो इसलिए चूंकि यहां पर हमने चित्र में यहां ऐसा बना दिया है, अनंत तो बहुत पास में दिख रहा है, इसलिए आपको लगेगा कि सी से आप मिला दो। तो आप ऐसा कर सकते हैं इस चित्र को, क्योंकि अनंत दूरी बनानी है तो ये ए बी हम इसको हटा ही देते हैं यहां से, जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये मान के चलते हैं कि अनंत से कुछ किरणें आ रही हैं, अनंत से ये बहुत सारी किरणें आ रही हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो सारी किरणें कहाँ मिलेंगी? इस फोकस से ही जाएंगी। जब सारी किरणें इस फोकस से ही जाएंगी तो सभी किरणें वास्तविक रूप से क्या हो रहा है? फोकस पर मिल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? हमेशा फोकस पर बनाता है। ठीक है, तो पहला केस इसका यही है। वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब नंबर 1 कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। नंबर 2 कैसा बनेगा? बिंदु आकार का, छोटा। नंबर 3 उल्टा, ऊपर वाली किरणें नीचे हो गई, नीचे वाली किरणें ऊपर पहुंच गई, उल्टा बनेगा। नंबर 4 इस प्रतिबिंब में वास्तविक रूप में किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक बन रहा है, यानी इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो आप। और इन चारों बातों में से 3 बातों को एक पॉइंट से समझ सकते हैं। m इज वेरी वेरी लेस देन -1। m क्या है? m है आवर्धन। आवर्धन यानी कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। आवर्धन अगर 1 से बहुत कम, बहुत कम है और माइनस में है तो ये 1 जो बताता है, ये संख्या यहां बताती है कि कितना बड़ा प्रतिबिंब बना। तो m इक्वल टू अगर 1 होगा तो जितना वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना। m का मान अगर बहुत छोटा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा बन रहा है। माइनस का मतलब होता है वास्तविक उल्टा, माइनस का मतलब है वास्तविक, ठीक है, उल्टा बन ही रहा है और ये बिंदु आकार का बन रहा है। तो m वेरी वेरी लेस देन -1 से ही समझ सकते हैं अपन। 1 से बहुत कम है मतलब बिंदु आकार का, माइनस है मतलब वास्तविक, और उल्टा तो बन ही रहा है, फोकस पर बन रहा है, वो अपन ने देख ही लिया। अब अगर मैं वस्तु को अनंत और C के बीच में रख दूं, दूसरा केस, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और C के बीच में रख दूं। तो दूसरा चित्र बनाते हैं। केस सेकंड, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच है। तो यहां पर मैं एक इस प्रकार से, ये ध्रुव है, ये C है और ये F है, इधर बहुत दूर अनंत है, ये हमारे पास मुख्य अक्ष है। अनंत और C के बीच में एक वस्तु को रख देता हूं, AB वस्तु रखी है।
अब दो किरणें ले जाओ, एक किरण ए से ले जाओ सीधे, ये जाएगी और एफ से होकर के निकल जाएगी, ये पहला होगा। दूसरी किरण आपकी मर्जी है, आप एफ से ले जाएं या सी से ले जाएं। अगर आप दूसरी किरण को इस एफ से ले जाते हैं, ये सी से ले जाते हैं, तो सी से बिना विचलित हुए जाएगी, यहां पर, यहां गिरेगी, 90 डिग्री पर गिरती है। तो जो किरण 90 डिग्री पर गिरती है वो 90 से ही वापस आ जाती है, अपने मार्ग का अनुसरण करती है। 90 पे गिरेगी तो 90 पे ही वापस आएगी, ये हमने पढ़ा भी है। 90 पे गिर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अविलंब से शून्य कोण बना रही है। अविलंब से शून्य कोण बना रही है मतलब कि आपतन कोण शून्य है, तो परावर्तन भी शून्य होगा, तो वापस हो जाएगी। ये दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं परावर्तन के बाद, देखो ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो दोनों परावर्तित किरणें जहां मिलती हैं वहां एक प्रतिबिंब बन जाएगा, और ये ए वाला यहां मिल रहा है तो ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश क्या हुआ, ये प्रतिबिंब हुआ। अब इसकी स्थिति देखो, प्रतिबिंब कैसा कहां बना, प्रतिबिंब नंबर 1 कैसा बना, कहां बना, सबसे पहले बताओ। एफ और सी के बीच। नंबर 2 छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तीसरा उल्टा बन रहा है। चौथा वास्तविक बन रहा है। और इन बातों को हम समझ सकते हैं m लेस देन -1 से, वेरी लेस देन नहीं, इसमें लेस देन -1। तो लेस देन -1 का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा है, इसका मतलब छोटा बना, माइनस का मतलब उल्टा वास्तविक है, वास्तविक है माइनस का मतलब। अब अगर वस्तु को सी पर ही रख दें, सी पर ही बनता है, तो तीसरा चित्र देखो, एक चित्र और बना लेते हैं बस लास्ट। केस थर्ड, कहां रखी है वस्तु, सी पर। अवतल दर्पण से बना रहे हैं, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये P, ये ठीक मध्य में हो गया F। वस्तु को रख दो C पर, A और B ये वस्तु है। एक प्रकाश किरण ले जाएंगे सीधे समांतर, और वो F से होकर के निकल जाएगी। दूसरी किरण C से तो जा नहीं सकती, तो F से ही ले जाओ। F से ले गए तो परावर्तन होगा, F से जाएगी तो समांतर हो जाती है, तो इस तरह से कहीं समांतर हो जाएगी, और ये C पर ही ये A डैश और B डैश प्रतिबिंब बन जाएगा। थोड़ा एग्जैक्ट बनाओगे तो सही चित्र बनेगा, फिर भी ये लगभग ये बन गया है। सब पहला प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हुआ, प्रतिबिंब बना C पर। दूसरा कैसा बना, वस्तु के बराबर। तीसरा उल्टा। चौथा कैसा बना, वास्तविक। ठीक है, इन सबको हम बात कर सकते हैं m बराबर -1 लेके। तो m बराबर -1 ये शो कर रहा है कि 1 का मतलब क्या है, बराबर आकार का बन रहा है, माइनस का मतलब उल्टा बन रहा है, माइनस का मतलब वास्तविक बन रहा है, और उल्टा तो है ही। ये है, बाकी और प्रतिबिंब हैं, अभी अगले टर्न पर देखेंगे। अब तो उत्तल दर्पण से बनाएंगे, फिर इनके सवाल करेंगे फिर अब।